नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी। जब भी आपको कोई स्टॉक चुनना होता है, सबसे पहली बात जो हम आपको कहते हैं वो है इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए। और अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस कंपनी के नतीजे। किस तरह की रही है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मुनाफा कैसा है, आय कैसा है, बाकी ग्रोथ कैसे आ रही है। और अगर आप नतीजों की बात कर रहे हैं तो फिर कितनी बार आते हैं नतीजे, क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट रहता है और इन नतीजों से आप क्या समझ सकते हैं ताकि अगली बार आप ये खुद कैलकुलेट कर पाएं। इसी की मदद करने के लिए हम आपके लिए इस बार एक बेहद खास पाठशाला लेकर आए हैं और वो है रिजल्ट की पाठशाला, ताकि आप भी तैयार हो जाएं हर नतीजों के सीजन में कंपनी के रिजल्ट्स समझने और खुद तैयार करने के लिए। और इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हर बार की तरह अनिल सिंह भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक खास पाठशाला इस बार हमने तैयार करी है हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, और हमारी पूरी टीम ने मेहनत की और ये इसलिए किया गया है कि हर बार रिजल्ट सीजन में ढेर सारे रिजल्ट एक साथ आते हैं। लोगों को लगता है क्या देखें क्या नहीं देखें, कौन सा रिजल्ट अच्छा है कौन सा खराब। तो हमने सोचा कि क्यों न हमारे दर्शकों को ही समझदार बना दिया जाए, ताकि अगली बार उनको दूसरों के विश्लेषण की जरूरत ना पड़े। नतीजों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपके लिहाज से नतीजे अच्छे या खराब। फिर उसके बाद तो ठीक है, एक्सपर्ट की एडवाइस आती है, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो नतीजों की होनी चाहिए वो आज हम कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को बता पाएँ। करें तैयारी? बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, तो सबसे बेसिक सवाल पहले मैं पूछता हूँ कि ये नतीजे कब कब आते हैं और अगर हमें देखने हैं या किसी व्यूअर को देखने हैं तो कहाँ देख सकते हैं नतीजे? देखिए, नतीजे हर तिमाही के अंत में आते हैं और तिमाही से मतलब है कि अप्रैल से जून की तिमाही से फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पहली तिमाही माना जाता है। जुलाई से सितंबर दूसरी हो गई, तो ऐसे चारों तिमाहियों के नतीजे आते हैं, ठीक है। और हर तिमाही के आते हैं और तिमाही खत्म होने के बाद आते हैं। नियम क्या है, तिमाही खत्म होने के 45 दिनों के भीतर भीतर आपको रिजल्ट्स देने होंगे। ओके। तो जैसे कि जून की तिमाही खत्म हुई तो 45 दिन का मतलब ब्रॉडली आपका 15 अगस्त तक हो जाएगा। जुलाई पूरा महीना और 15 यानी 1.5 महीने बाद तक आपको रिजल्ट देना है। ठीक है। सितंबर के नतीजे हैं तो अक्टूबर पूरा मिलेगा, 15 नवंबर तक रिजल्ट आएंगे। समझ गया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है साल के अंत वाली तिमाही का, जो कि आपकी मार्च की होती है। अगर किसी कंपनी ने और फाइनेंशियल ईयर लिया है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज जो आपकी चौथी तिमाही है, मार्च वाली तिमाही, उसमें आपको 1.5 महीने के बजाय 2 महीने का समय मिलता है। अच्छा, इसे महीने से ना गिने, दिन से गिने 60 दिन का समय मिलता है। तो 60 दिन के समय के हिसाब से आपको मार्च के रिजल्ट्स देने, बाकी सारे के सारे रिजल्ट्स आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर का भी नंबर आ जाता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के जोड़ के भी देखते हैं, उसमें साल दर साल भी फिर हम देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो इसलिए वहाँ एक 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब रिजल्ट्स कहाँ देखने हैं? रिजल्ट देखने का तो उससे पहले आपने जो कहा कि नतीजे कब आते हैं? बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में नतीजे अप्रूव किए जाते हैं जी। नियम यह है कि बोर्ड मीटिंग जैसे ही खत्म हुई उसके आधे घंटे के भीतर वो नतीजे आपको भेज देने हैं एक्सचेंजेस को। अच्छा, तो आधे घंटे के भीतर भीतर नतीजे जारी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बोर्ड मीटिंग खत्म कर दी और उसके बाद आप आराम से बैठे हैं, नतीजे बाद में देते रहेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि भाई आपको आधे घंटे के भीतर भीतर नतीजे जारी करने ही पड़ेंगे। ओके, समझ गया। तो आधे घंटे के अंदर नतीजे जारी करने और एक्सचेंज पर हमें ये सारे नतीजे मिल जाएंगे। अच्छा सर, कहाँ देख सकते हैं हम इन नतीजों को? एक्सचेंज पर। एक्सचेंज तो है ही है। हाँ। देखिए, हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले नतीजे एक्सचेंज को दे। कंपनी 2-3 तरीके से नतीजे देती है। तो पहला तरीका तो ये कि जो लीगली ज़रूरी है, जो नियम है, या आपको नतीजे एक्सचेंज को देने। एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। आमतौर पर एक्सचेंज में जाते ही रिजल्ट तुरंत आ जाते हैं। हाँ। उन्हें अपलोड करना होता है। रिजल्ट सीजन में एक्सचेंज एकदम एक्टिव रहते हैं, उनको पता है कि धड़ाधड़ रिजल्ट आएंगे, फटाफट अपलोड हो जाते हैं एक्सचेंज पे। तो एक तो सबसे पहले एक्सचेंज पे देख सकते हैं। लेकिन नतीजे देने का और भी तरीका है कंपनी का। एक, कंपनी अपने प्रेस रिलीज देती है कि भाई प्रेस रिलीज दे दिया तो उस प्रेस रिलीज के जरिए सब जगह नतीजे आ गए। दूसरा, कंपनी अपनी वेबसाइट पे डाल देती है ताकि जिसको कंपनी को अपनी वेबसाइट पर देखना है। और कई बार कंपनी अपने प्रेस रिलीज को या नतीजों को सारे जो वायर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं या जो चैनल्स हैं, उनको भी भेजती है। सो सबको मिलते हैं। आमतौर पर सबसे पहले रिजल्ट्स आपको एक्सचेंज में जाएंगे और बाद में सबको साथ में मिल जाते हैं। वो ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन एक साथ सबको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या होता है इन नतीजों में? रिजल्ट आता क्या है? बेसिकली रिजल्ट ये है कि
साल के अंत में तो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन हर तिमाही में जब आप नतीजे देते हैं तो बेसिकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा काम पड़ता है। तो उस समय नतीजों में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आय कितनी है कंपनी की, सेल्स कितनी है, एक वो बड़ा आंकड़ा है, दूसरा प्रॉफिट कितना है। सो बेसिकली सेल्स और प्रॉफिट तक की यात्रा करनी है आपको, ठीक है ना। तो सेल्स का आंकड़ा है, उसमें से क्या कोई सेल्स की रिटर्न्स हुई है, इनकम, अदर इनकम, ये सब मिला के आपका एक इनकम कमाई की तरफ वाला मामला हो गया। दूसरा खर्चे की तरफ वाला मामला, उसमें आपके क्या क्या खर्चे हुए हैं, किस तरह का टैक्स लगा है, किस तरह का डेप्रिसिएशन है, ये सारे जो खर्चे हैं उनकी डिटेल्स भी मिल जाती है, और साथ ही साथ नेट आपका प्रॉफिट आ जाता है। इस बीच में टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये अलग अलग तरह के जो खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इनमें जो मेन चीज़ें क्या होती हैं, जो बेसिक चीज़ें जो हर किसी को जाननी चाहिए या देखनी चाहिए नतीजों में, वो क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें क्या है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दर्शकों को ये होता है कि नतीजों को साल दर साल देखें या तिमाही दर तिमाही देखें। राइट। मतलब अब जैसे कोई कंपनी का रिजल्ट आया तो ये सितंबर तिमाही है, तो इसको पिछले साल सितंबर से देखूं या इसी साल की जून तिमाही से, इमीडिएटली जो पिछले तिमाही गई है उससे कंपेयर करूं या साल दर साल कंपेयर करूं। सो पहली चीज़ तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नतीजों को YOY, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल देखना है, या QOQ, तिमाही दर तिमाही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ब्रैकेट में जो लिखा था वो ये, हाँ, वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये दो तरीके पहले समझ लीजिए। आमतौर पर दो तरह के कारोबार हैं, एक कारोबार मैन्युफैक्चरिंग टाइप का, प्रोडक्शन वाला, ये सब, हाँ, और दूसरा सर्विसेज, कंसल्टेंसी इनकम, राइट, है ना, इस तरह का। सो क्या होता है कि अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। सो ज़्यादातर नतीजे, आमतौर पर एक थंब रूल ये है कि आपको साल दर साल देखना है। अच्छा। अब कुछ कुछ कंपनियां ऐसी जिनको आपको साल दर साल नहीं देखकर तिमाही दर तिमाही देखना है, जिसमें जैसे सबसे पहले आईटी कंपनियां, आईटी कंपनियों को आप तिमाही दर तिमाही ही देखेंगे। पहला, टेलीकॉम कंपनियां कि पिछले तिमाही से जो इस तिमाही देखी है। एयरलाइंस कंपनियां, क्योंकि जैसे टेलीकॉम कंपनियां में तो ये देखा जाता है कि भाई उनका आरपू कितना कम ज़्यादा हुआ है। एयरलाइंस कंपनियां तो लोड फैक्टर कितना कम ज़्यादा हुआ है, पैसेंजर कितना ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा बैंक्स हैं, बैंक्स को दोनों तरीके से देखते हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही में स्पेशली जो एसेट क्वालिटी है कि ग्रॉस एनपीए कितने हैं, नेट एनपीए कितने हैं, ये तिमाही दर तिमाही पर देखे जाते हैं। तो इस लिहाज से ये कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जिनको तिमाही दर तिमाही देखना, बाकी सारे सेक्टर्स जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, इनको आमतौर पर तिमाही दर तिमाही देखा जाता है, साल दर साल। हाँ, ये तो होगी एक नतीजों के लिहाज से। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दीप, वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में जो आपको देखनी है, आय देखनी है, और आय के साथ ईबिटा देखना है, ओके, जिसको हम कामकाजी मुनाफा आम भाषा में कहते हैं। और जो सर्विसेज कंपनियां हैं या आईटी कंपनियां, उनमें आय के साथ एबिट देखना है, EBIT। ओके, यहाँ ईबिटा है और यहाँ एबिट है, इसका फर्क हम आगे समझाएंगे। तो ये जहाँ ये दो फर्क हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक बातें जो आपको नतीजे में देखिए। तो जो स्क्रीन पर नंबर्स देखते हैं वो ये मेन नंबर्स आपके सामने आते हैं। अच्छा, कई बार सर हमारी भी बात होती है, अदर इनकम बढ़कर आई, अदर इनकम घटकर आई, इसका मुनाफे पर असर पड़ा, एक्सेप्शनल आइटम, एक मुश्त घाटा, एक मुश्त नुकसान, ये सब क्या होता है सर? देखो, अदर इनकम तो ये जो आपकी मुख्य कारोबार की आय का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक आईटी कंपनी है, कैश रिच होती है हमेशा, आईटी कंपनी के कभी लोन होते ही नहीं होते, है ना, पैसे हमेशा रहते हैं। अब उस पैसे का क्या करेंगे, कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे जी, राइट। वो इन्वेस्ट करके जो पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में लगा दिया, FD कर दी, वो ब्याज आ रहा है, वो आपकी अदर इनकम होगी। अदर इनकम का मतलब ये है कि वो आय जो आपके मुख्य कारोबार का हिस्सा नहीं है। समझ क्लियर है। दूसरी होती है एक्सेप्शनल इनकम। एक्सेप्शनल इनकम क्या है, जो एक्सेप्शन के तौर पे कभी कभार हो गई। ओके, फॉर एग्जांपल, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपना कोई एक बिजनेस बेचा, है ना, वो बिजनेस बेच के पैसे आए बढ़े, वो एक ही बार, बिजनेस तो रोज नहीं बिकेगा। या जैसे कोई आईटी कंपनी है, उनके पास लैंड होगी, प्रॉपर्टी होगी या बिल्डिंग होगी, उन्होंने एक बार बेच दी, है ना, उससे पैसे आ गए। सो ये एक्सेप्शनल इनकम है। देखो, अदर इनकम और एक्सेप्शनल इनकम में फ़र्क थोड़ा सा बहुत नज़दीक का है। अदर इनकम क्या है, वो हर क्वार्टर आएगी, आ सकती है, आपके इन्वेस्टमेंट्स की होगी, है ना। एक्सेप्शनल इनकम हर क्वार्टर नहीं आएगी। ओके, समझ गए, है ना, क्योंकि अगर समझो हर आईटी कंपनी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो हर, या FD में पैसा लगाया तो हर साल आना ही आना है ना, राइट सर, है ना, ब्याज तो आएगा। लेकिन कोई कंपनी अपना कारोबार बेचे,
कोई इस तरह की एक बार की डील हो वो एक्सेप्शनल होती है, ये फर्क समझ लेना चाहिए। सो जब भी आप नतीजों को कंपेयर करें, तुलना करें पिछले साल से या पिछली तिमाही से जो भी कंपनी, तो आपको एक्सेप्शनल इनकम को हटा के देखना है। अदर इनकम मत हटाइए। वो तो आती रहती है। हाँ, अदर इनकम है, अदर इनकम लेकिन है बिजनेस का हिस्सा। एक्सेप्शनल इनकम को हटा के देखना पड़ेगा। ये और सेम सिचुएशन एक्सेप्शनल लॉस में भी है। कोई एक्सेप्शनल लॉस हो गया, कोई आपने एक बिजनेस बेचा, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि इन्होंने गुडविल की वो ले ली, राइट ऑफ कर दिया, है ना, वो सब होता है, वो एक्सेप्शनल। तो इसीलिए, नहीं तो कई बार होता है ना कि अरे गुडविल का इतना बड़ा राइट ऑफ ले लिया 1000-1500 करोड़ का, वो हिसाब से तो स्टॉक डूब जाना चाहिए। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वो एक्सेप्शनल है। सो एक्सेप्शनल इनकम हो या एक्सेप्शनल कमाई हो, इसका खास ध्यान कब रखना है? एक, जिस समय नतीजा आया तब। दूसरा, जब आप नतीजे अगले बार कंपेयर कर रहे हैं तब उनको हटाकर आपको देखना जरूरी है, नहीं तो आपका कंपैरिजन गलत हो जाएगा, बेस नहीं मैच हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कई लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू गिरा है फिर भी स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है। हाँ, ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं उसमें। ठीक है सर, समझाइए। हमने तो कामकाजी मुनाफा बनाया है, बट जो टेक्निकल टर्म होता है ये एबिटा होता है। ये एबिटा होता क्या है? इसको पहले इंग्लिश में पूरा समझ लीजिए क्या है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यानी कि 4 आपको इसमें आगे, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर यानी कमाई, लेकिन इन 4 आइटम के पहले ये एबिटा है। कैसे देखना है इसको? भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, आप है ना क्या देखना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनका मेन कारोबार जो है वो कारोबार करके उसको आप कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए जो भी प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से ये 4 आइटम को निकाल दो। ठीक है, इंटरेस्ट हटा दो, टैक्स हटा दो, डेप्रिसिएशन हटा दो और अमोर्टाइजेशन हटा दो। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है नेचुरली बढ़कर आएगा। राइट, प्रॉफिट में से ये 4 आइटम कम करेंगे, ये खर्चे चारों। ये 4 खर्चे कम किए तो जो आपका प्रॉफिट आया वो कामकाजी मुनाफा या एबिटा है। यानी कि ये वो मुनाफा है जो कंपनी के ऑपरेशन से मेन कामकाज से आया है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये क्यों, और इसकी रीजन भी है कि आपका इंटरेस्ट का पेमेंट कम ज़्यादा हो सकता है हर साल, हर तिमाही। ठीक है, टैक्स आपका कम ज़्यादा हो सकता है, डेप्रिसिएशन कम ज़्यादा हो सकता है, अमोर्टाइजेशन कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो ऑपरेशनली अगर मैंने एक ग्लास खरीदी एक एक्स प्राइस में और वाई प्राइस में बेच रहा हूँ, राइट, तो वो मेरा जो कोर बिजनेस है लेने बेचने का, उसकी जो खर्चे हैं और उसके बाद जो मुनाफा है वो ऑपरेशनल मुनाफा है, उसमें कम या ज़्यादा हो रहा है, ये इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं। इसलिए इबिडा की बड़ी वैल्यू है। समझ गया सर। खाली नेट प्रॉफिट में मत जाइए, इबिडा देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ये कि जो दूसरे फालतू के जो वन टाइम खर्चे हो गए उनको आप एबिडा में नहीं गिनेंगे, उनको भी हटा देंगे। एक्सेप्शनल खर्चे और बाकी ये 4 खर्चे ये हटा दीजिए। मेन कारोबारी परफॉर्मेंस, मेन कारोबारी परफॉर्मेंस। ठीक है, निकालते कैसे? सिंपल है, बहुत आसान है दीप। कामकाजी आय जो आपका है, आय में से खर्चा निकाल दिया, नेट प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, वो हमेशा इजीली अवेलेबल होता है। उस नेट प्रॉफिट में 4 चीज़ें जोड़ दीजिए। ओके, ब्याज का खर्चा जोड़िए, टैक्स जोड़िए, डेप्रिसिएशन जोड़िए, अमोर्टाइजेशन है जोड़ दीजिए। आप सोचेंगे खर्चे जुड़वा रहे हैं, हाँ जुड़वा रहे हैं, तभी तो आपका कामकाजी मुनाफा निकल कर आएगा। तो ये 4 चीज़ें, कोई एक्सेप्शनल आइटम है, कोई एक्सेप्शनल खर्चा हुआ है या एक्सेप्शनल लॉस है, वो जोड़ दीजिए। तो ये 4-5 चीज़ें आपने जोड़ दी, आपका ईबिटा आ गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मतलब जो भी प्रॉफिट का आंकड़ा है उसमें ये जोड़ दीजिए, या आप आय में से सारे खर्चे जोड़ के वापस इनको ऐड कर लीजिए, खर्चे निकाल कर वापस ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आपने एबिट की भी बात करी थी। सिंपल है, कोई खास फर्क नहीं है। एबिट और एबिटा में ज़्यादा फर्क नहीं है। एबिट का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन नहीं, क्यों नहीं है? और ये ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्री के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में क्या है, टेबल, पंखे, कुर्सी, एसी, उसमें लैपटॉप, कंप्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग, उनका ज़्यादा कुछ होता नहीं है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन उनका कुछ होता नहीं है। हालांकि मेरा ये मानना है पर्सनली कि वहाँ भी डेप्रिसिएशन तो लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से लैपटॉप ये वो सब जो है ना बदलते हैं, उस हिसाब से होना चाहिए। बट ठीक है, ये इंडस्ट्री की वो चल रही है, तब से प्रैक्टिस है। तो जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो भी आपकी आय है, उस आय में से खर्चे निकाल दिए, और खर्चे निकालने के बाद उसमें आप ये जोड़ दीजिए इंटरेस्ट और टैक्स। ठीक है ना, तो आपका काम हो गया, ये एबिट निकल कर आ गया। समझ गया। और फिर मार्जिन्स भी यहीं से हम निकाल देते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, मार्जिन्स आपको उसी हिसाब से निकाल लेने कि भाई जितनी सेल्स हुई उसके सामने एबिटा कितना है, वो आपके मार्जिन्स आ गए। वही समझो आपने 1000 करोड़ का एबिटा किया है,
3,000 करोड़ की सेल्स है, आपकी 33% मार्जिन हो गई एक तरह से, बस सिंपल है। एबिटा को इससे सेल से डिवाइड करना है ये मार्जिन। तो ये एबिटा मार्जिन वगैरह जो हम बताते हैं, ईबिट मार्जिन से एबिट मार्जिन, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी आंकड़ा है उसको सेल से डिवाइड कर दो, समझ बहुत आसान है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पर, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स हैं अनिल जी, ये मेन चीज तो हर चीज में आ जाती है, किधर क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और शुरुआत सर बैंक से करेंगे, क्योंकि बैंक्स के नतीजे कैसे समझने? बैंक्स के नतीजे सबसे मुश्किल है समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती थी। Exactly. जो सबसे अहम चीजें हैं वो NII, नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि बैंकों का काम क्या है, उधार देना और उधार लेना, है ना। तो पहले उधार लेना मतलब डिपॉजिट लेते हैं और फिर वहाँ आपको कर्ज देते हैं। तो डिपॉजिट सस्ती लेंगे, कर्ज ज़्यादा ब्याज पर देंगे। तो ये जो बीच की जो इनकम है वो नेट इंटरेस्ट इनकम है। इसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देखे जाते हैं और फिर ग्रॉस NPA और नेट NPA ये सब देखे जाते हैं। एक एक को मैं आपको बता दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम वही सिंपल है, कितना आपने ब्याज कमाया और कितना ब्याज का आपने खर्चा किया। इसका जो बीच का जो मार्जिन है वो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम होगी और वो आपकी कमाई है, और मार्जिन आप उसी हिसाब से निकाल लेंगे सिंपल, कि जितनी कमाई है और जितना आपने सामने खर्चा किया उस हिसाब से आपके मार्जिन हो गए। ठीक है। ग्रॉस और नेट NPA वो है कि भाई आपने जो भी पैसा उधार दिया, कौन सा पैसा आपको समय से नहीं आया, कौन सा लेट आया, कौन सा लेट आने वाला है वो ग्रॉस है, जो नहीं आने वाला है नेट है। सिंपल चीज़ है। अंदर जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, प्रोविजनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत सारी है, वो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर पर एक अलग ही शो करना होगा। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल आप ये बेसिक चीजें समझ लीजिए बैंकिंग सेक्टर को लेकर, ये क्योंकि इनके नतीजे बाकी कंपनीज के नतीजे बिल्कुल अलग रहते हैं। बिल्कुल अलग। ठीक है। अच्छा, FMCG कंपनीज होती हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहता है सर? हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज और अलग चीज होती है। FMCG कंपनियां हैं तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है, कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट, मार्जिन्स, ये सब तो सब में है ही, ये सबके लिए है। लेकिन FMCG सेक्टर में ये देखा जाता है कि वॉल्यूम कितने बढ़ रहे हैं उनके प्रोडक्ट के, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके नतीजों की तुलना साल दर साल करनी ज़्यादा ठीक है। क्योंकि क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके लिए ये सर्दियों की क्रीम बना रहा है, हाँ, है ना। आप बोलोगे नहीं जी, मैं तो है ना अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के नतीजों को जून से सितंबर, जुलाई से सितंबर, अरे भाई वहाँ तो सर्दियाँ थी नहीं। तो पिछले साल सर्दियों में लोगों ने कितनी क्रीम यूज़ की, अब कितनी कर रहे हैं, इसलिए साल दर साल FMCG को साल दर साल देखो, वॉल्यूम ग्रोथ देखो। सीमेंट और स्टील? सीमेंट में थोड़ा सा अलग है। सीमेंट और स्टील में एक तो रियलाइजेशन, यानी कि आपने सीमेंट या स्टील क्या भाव में बेचा, मतलब साल दर साल आप क्या ज़्यादा भाव में बेच रहे हैं, है ना। और दूसरा है कि पर टन कितना आपने कमाया, एबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन, जितना टन आपने माल बेचा, हाँ समझ गया, उसके सामने कितना प्रॉफिट बनाया, इससे भी गिना जाता है। तो ये दो इंडस्ट्री ऐसी है जो थोड़े टिपिकल है। समझ गया। एबिटा पर टन देखा जाता है और साथ ही साथ कि आपने किस भाव पर बेचा, तो यानी कि एक तरह से हर एक प्रति टन आपका कामकाजी मुनाफा कितना आया है वो देखना भी इंटरेस्टिंग, उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की पता चलती है। ठीक है। IT के लिए सर? IT के लिए तो सिंपल है दीप, एक तो डॉलर आय देखनी है आपको। हाँ, रुपए वाली तो देखती है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, डॉलर में कितना कमाई किया कई बार। और एक और इम्पोर्टेंट आंकड़ा होता है कि कांस्टेंट करेंसी में आपकी कितनी ग्रोथ हुई, यानी कि अगर डॉलर के दाम ऊपर नीचे नहीं होते तो आपने क्या ग्रोथ की होती है। दूसरी चीज़ आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एट्रिशन रेट, लोग नौकरियां कितनी छोड़ रहे हैं, 24%, 25% है कि 20% है कि 30% है, वो है। और तीसरी एक ये देखी जाती है डील पाइपलाइन कैसी, यानी कि और आगे ऑर्डर्स किस तरह के, एक तरह से ऑर्डर समझ लीजिए इसको। तो डील पाइपलाइन देखा जाता है कि आगे आने वाले समय में कितना काम मिलेगा। तो IT कंपनी के लिए थोड़ी सी 2-3 फैक्टर और अलग से है। इसका वजह भी खास ये है कि डॉलर के दाम में, रुपए के दाम में जो बार बार उतार चढ़ाव होता है, उस लिहाज से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। चलिए सर, अच्छा नतीजों की तो मेन बात हमने समझ ली कि क्या है सेटअप, किस तरह करना है, बट नतीजों के बाद भी हम कहते हैं कि कंपनी ने क्या कहा, आगे का आउटलुक क्या, ये सब क्या होता है? बेसिकली नतीजे आ जाएं, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है? देखो कई बार क्या होता है कि लोगों को ये रहता है कि अरे रिजल्ट आगे, रिजल्ट तो अच्छे थे, स्टॉक गिर गया, रिजल्ट तो खराब थे, स्टॉक बढ़ गया। तो पहली चीज़ तो रिजल्ट को और स्टॉक की प्राइस को एकदम 1-on-1 कोरिलेशन न करें, क्योंकि रिजल्ट के पहले स्टॉक कितना तेजी या मंदी दिखा चुका है, कितना उन रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी जान चुका है, उस हिसाब से एक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक का रिजल्ट के पहले भाग चुका है बहुत, और लोगों को अंदाजा है कि बढ़िया रिजल्ट आएंगे, उससे पहले उसने खरीद रखा है, रिजल्ट आए भी बहुत शानदार, लेकिन उनको तो बेचना है ना। तो इसलिए रिजल्ट के पहले और रिजल्ट के बाद के एक्शन को आपको
प्राइस एक्शन के साथ भी देखना होगा। सिर्फ अच्छे रिजल्ट और भाग जाए जरूरी नहीं है, और खराब रिजल्ट पर बढ़ जाए ऐसा भी जरूरी नहीं। कभी कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम सब लोग चौंक जाता है, अरे ये क्या हो गया, उल्टा कैसे हो गया। तो उल्टा होने की ये वजह। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के बाद की, मैनेजमेंट की कमेंट्री, कि मैनेजमेंट आगे के लिए बोल क्या रहा है। कुछ मैनेजमेंट गाइडेंस देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जो गाइडेंस देते हैं उनको उनके नंबर्स पे भी देखिए, लेकिन जो गाइडेंस नहीं देते हैं उनको उनके शब्दों पर, उनके हाव भाव पर, बॉडी लैंग्वेज पर, कॉन्फिडेंस पे जज करिए। ये दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ढीला तो नहीं लग रहा, करेक्ट है ना, बोलने में कॉन्फिडेंस गाइडेंस हो गई। हाँ, वो अनऑफिशियल गाइडेंस है, और कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, तो वो देखना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कितना मजबूत है। बोले कह रहे जैसे पूछ लिया, देखो यूएस में रेसेशन चल रहा है, आपका कोई फर्क नहीं, हमारे पास बहुत काम है, 3 साल का काम है, हमें फर्क नहीं पड़ता, और इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब आ गया गाइडेंस आपका, समझ गए, है ना। दूसरी चीज़ तो गाइडेंस इटसेल्फ है, जो आमतौर पर आईटी कंपनियां देती है कि भाई हम कितना कमाएंगे, क्या करेंगे, तो वो गाइडेंस दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता ही होता है। कुछ कंपनियों के केस में ऑर्डर बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एल&टी जैसी कंपनियां हुई, बिल्कुल, तो उनके पास कितने ऑर्डर पड़े हैं, क्योंकि आप है ना ये देखते हो अगले 5, 7, 10 साल के लिए काम है ना इनके पास। अब एल&टी है तो आपको एग्जीक्यूशन पे तो ज़्यादा सवाल होते ही नहीं है जी, धंधा मिल रहा है कि नहीं, आगे क्या मिलेगा। तो अगर धंधा उनके पास है वो तो कर ही लेंगे ना, उनको तो आता है, फिर तो करेंगे। सो इसलिए कई कंपनियों में आपको ऑर्डर बुक देखना है, और ऑर्डर बुक आगे किस तरीके, अब फॉर एग्जांपल अभी सारे डिफेंस स्टॉक क्यों भागे, सबको समझ में आ गया आत्मनिर्भर भारत में बहुत सब कुछ यही बनने वाला है, ऑर्डर बुक मजबूत होगी, तो आपको ऐसी कंपनियों में, डिफेंस कंपनियां हुई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हुई, इनमें आपको ऑर्डर बुक भी देखने की, रोड बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके पास कितने ऑर्डर पड़े ये देखना होगा। और इन सब के साथ साथ जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो रिजल्ट से जुड़ी नहीं लेकिन रिजल्ट के साथ ही देखने वाली भी होती है, और जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर नीचे होता है, वो वैल्यूशन है। हर स्टॉक एक भाव से अच्छा है और किसी एक भाव पर खराब है। राइट। अब वैल्यूशन किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को महंगा लग सकता है, वो आपका मेरा अपना आउटलुक अच्छा हो सकता है। आपको 30 के मल्टीपल पर आईटी स्टॉक सस्ते लग सकते हैं, मुझे 20 पे भी महंगे लग सकते हैं, वो अपना व्यू है। लेकिन अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स देखने के बाद उस स्टॉक के वैल्यूशंस चेक करने चाहिए कि भाई ये वैल्यूशन इंडस्ट्री के मुकाबले में, कंपनी की पुरानी परफॉर्मेंस के मुकाबले में, कंपनी को अब तक जो हिस्टोरिकली जितने वैल्यूशंस मिलते आए हैं उसके सामने, ये सारी एडवांस रिसर्च है थोड़ी, जो आप जितना घुसेंगे, देखो ये महासागर है, जितने गोते लगाएंगे उतना मजा आएगा, जितने गहरे जाएंगे उतने अच्छे मोती ढूंढ के लाएंगे। तो रिसर्च तो अनलिमिटेड है। आधा घंटे में हमने कोशिश की कि रिजल्ट सीजन को आपको बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझा दें। अगर इसके बाद भी हमारे दर्शकों की डिमांड होगी कि कुछ और एक्स्ट्रा और कुछ बढ़िया और समझना चाहते हैं, हम और लेकर आएंगे, लेकिन ब्रॉडली रिजल्ट सीजन को आप इस तरीके से देखिए, आपका काम हो जाएगा। अब आपको ना वो मतलब किसी का उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद समझदार बन जाएंगे। थोड़ा कोशिश करिए, एक्सचेंज पर जाइए, नंबर्स मेहनत करो, रिजल्ट सीजन में देखो, जैसे एक्सचेंज पे आप खुद निकाल के देखो, मैंने EBITDA निकाला और फिर जी बिजनेस से कंपेयर करो, मेरा सही आया कि नहीं, करेक्ट। फिर अगर नहीं आया तो आप चेक करके देखो, 5, 7, 10 बार करेंगे, आप बता रहे मुझे जरूरत ही नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। बिल्कुल। और वैसे तो हर नतीजों को समझाने के लिए तो आप, तो वो एक अलग बात है, देखो समझाने के लिए तो दीप हमें, हम इंटरप्रिटेशन तो जिंदगी भर थोड़ी रहेंगे, सबको अपने आप खुद सीखना आना चाहिए। ये हमारी कोशिश है कि लोग अपने आप सीखें। चलिए, तो आशा है कि आपको इससे मदद मिली और आगे जाकर आप भी ट्राई करिए समझने की, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमें भेजिए, हम उसके भी जवाब देंगे। बट फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस रिजल्ट की पाठशाला के लिए। अर्निंग सीजन चल रहा है, आशा करेंगे कि आप सब अब यहाँ से सीखकर खुद भी इसे अपनी डेली इन्वेस्टिंग और ट्रैकिंग हैबिट में अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बार जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और खबरें आपके लिए।